हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन लगभग 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा, जिसका संस्थापक बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद कई बहादुर बादशाहों ने मुगल साम्राज्य का शासन बढ़ाने का काम किया, जैसे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. खास नहीं कर पाया। मुगल राजवंश का उत्कर्ष अकबर के जमाने में हुआ और उसी दौरान उसने कई राज्य और सूबे जीते। उस दौरान राजा महाराजा युद्ध कम जीतते थे क्योंकि उस दौर में बीमारियां अधिक थी। इलाज आज के जैसा उन्नत नहीं था, तो वह बीमारियों से ग्रस्त होकर या तो फिर युद्ध में लड़के मर जाते थे या फिर अपने ही सगे संबंधियों द्वारा मारे जाते थे। ऐसे दौर में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहता था, तो बादशाहों के दिल लगी के लिए हरम की एक जगह होती थी जहां वो एक से एक सुंदर स्त्रियों को रखते थे और उनसे संभोग करते थे। शुरुआती दौर में हरम के रख रखाव की जिम्मेदारी बादशाह की ताई मौसी या फिर बादशाह के पिता की पुरानी वफादार दासी या रखेलों के पास होती थी, जिसका दर्जा बादशाह की माँ के बराबर होता था। और यही स्त्रियां हरम में बादशाह के आमोद प्रमोद के लिए नई लड़कियों और स्त्रियों की भर्ती किया करती थी। और मुगलों के सरकारी खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस काम में भी खर्च होता था। अकबर की ताई माँ महामंगा के बारे में आपने पढ़ा और सुना होगा। आपको बता दें कि हरम में सुंदर स्त्रियों की भर्ती करना उनका ही काम होता था। अक्सर युद्ध या लड़ाई में जीतने के बाद बादशाहों की फौज दुश्मन के राज्य और गाँव में घुसकर लूटपाट करती थी और जवान और बुजुर्गों को मारकर उनकी स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बनाकर बाजार में बेचती थी। इन गुलामों का जीवन आमतौर पर नर्क जैसा होता और इनमें से कई तो अपने मालिकाना द्वारा की गई जातियों के चलते 2-4 साल में दम तोड़ देती थी। किंतु इन गुलाम बनाए गए स्त्रियों में सबसे सुंदर सुडौल स्त्री मुगल हरम काल में जिस कमरे में खास महिलाएं या फिर बेगम रहा करती थी उसे हरम कहा जाता था, यानी आसान शब्दों में महल में एक शाही महिलाओं के लिए रहने की अलग से व्यवस्था या फिर कमरों को हरम के नाम से जाना जाता था। बता दें कि अरबी भाषा का शब्द है ये हरम, जिसका मतलब है एक छुपा हुआ कमरा जहां पुरुषों के आने की इजाजत नहीं थी। कैसे शुरू हुई हरम बनाने की परंपरा? अबुल फजल की किताब के मुताबिक मुगल साम्राज्य का हर बादशाह अपने महल में महिलाओं के लिए हरम बनवाया करते थे, जिसकी शुरुआत बादशाह बाबर ने की थी। लेकिन सही मायनों में इसकी शुरुआत बादशाह अकबर ने की थी। इसके बाद जहांगीर के शासन के दौरान हरम बनवाने की परंपरा अपने चरम पर थी, लेकिन औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल हरम की परंपरा खत्म हो गई थी। हरम में किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। कहा जाता है कि हरम शाही महिलाओं के लिए बनवाया जाता था, इसलिए हरम के अंदर गैर लोग या फिर किसी बाहर के लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता था और महिलाएं पर्दे में रहा करती थी। हम आपको बता चुके हैं कि हरम के अंदर किसी पुरुष को जाने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए हरम की रखवाली करने के लिए किन्नरों की नियुक्ति की जाती थी, क्योंकि किन्नर न सिर्फ महिलाओं की देख रेख करते थे बल्कि सारा काम भी देखते थे। ऐसे ही एक बार हरम में जाते वक्त शहजादे ने जब मुझे ढका हुआ देखा तो उसने हिजड़े को आदेश दिया कि मेरे ऊपर से कपड़ों को हटा दिया जाए। भविष्य में मुझे बिना ढके ही अंदर प्रवेश करने और बाहर आने जाने की इजाज़त दी जाए। शहजादे का मानना था कि ईसाइयों के दिमाग में वैसी गंदगी और अश्लीलता नहीं होती जैसी मुसलमानों में देखी जाती है। मनोची ने लिखा है कि
चूंकि हरम की महिलाओं को अपने पति के अतिरिक्त किसी और मर्द से मिलने का कोई मौका नहीं मिलता था, इसलिए वे जानबूझकर बीमार होने का बहाना बनाती थी ताकि उन्हें चिकित्सक से मिलने व बात करने और नब्ज दिखाने का बहाना मिल जाए। कहा जाता है कि ऐसी मुलाकातों में चिकित्सक और मरीज के बीच एक पर्दा होता। चिकित्सक पर्दे के भीतर हाथ बढ़ाता, अंदर बैठी औरत उस बड़े हुए हाथ को पकड़कर चूमती और उन्हें आहिस्ता से दांतों से काट। खुद मनोची के साथ कई दफा ऐसा हुआ। ऐसे में उसने क्या किया वह बताता है कि मैं जानबूझकर अनजान बना रहता ताकि वह मेरे पास बैठे गिजड़े और परिचायिका को यह मालूम ना हो सके अंदर क्या हो रहा है। मनोची को मुगल हरम के बारे में इतनी सारी जानकारी बस इसलिए मिल सकी क्योंकि वह चिकित्सक था, वरना तो शाही घराने के सदस्यों के अलावा किसी को अनुमति नहीं थी कि हरम तक जाने की। इसी वजह से अबुल फजल जैसे दरबारी इतिहासकार भी हरम की औपचारिकता संरचना के बारे में ही बता सके, उसके अंदर की रोचना गतिविधियां के बारे में नहीं बता पाए। हरम के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। अरबी का शब्द है हरम, जिसका अर्थ होता है पवित्र या वर्जित। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के वक्त भी हरम था, लेकिन चूंकि उसने हिंदुस्तान पर केवल 4 बार हुकूमत की और इसमें भी ज़्यादातर समय लड़ाई के मैदान में ही बीता, इसलिए वह अपने हरम पर अधिक ध्यान नहीं दे सका। हरम को व्यक्तिगत रूप दिया अकबर ने। मुगलों ने अपने हरम में दुनिया के कई विदेशों, विभिन्न धर्म और संस्कृति की महिलाओं को लाकर रखा था। यहाँ मुगलों की पत्नियां उनकी महिलाएं रिश्तेदार रहती थी। इनमें से अधिकांश जन्म, निकाह, नियुक्ति या फिर उपहार के रूप में हरम में दाखिल होती थी। इन महिलाओं से पर्दे के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार हरम के बारे में जानने की अनुमति नहीं थी। कहते हैं कि मुगलों की मानसिकता को समझने के लिए उनके हरम को भी जानना जरूरी है। मनोची लिखता है, मुसलमानों का औरतों से बहुत लगाव है। औरतों के बीच ही उन्हें सुकून मिलता है, उनका साथ ही उन्हें सबसे ज़्यादा सुख देता है। लेकिन हरम केवल उनकी यौन भोग को पूरा करने के लिए ही नहीं था और वह वहाँ केवल औरतें ही नहीं रहती थी, वहाँ बच्चे पैदा होते, उनकी जाती। हरम के परिसर में बाजार थे, लॉन्ड्री थी, कपड़े सिलने वाले दर्जी थे, रसोई घर, स्नान घर, हम्मा, स्कूल, खेल के मैदान, सब कुछ होता था। वहाँ हरम में शाही खजाना भी होता, जिसमें गुप्त और महत्वपूर्ण दस्तावेज और शाही मुहर होते। यह ऐसी जगह थी जहाँ बादशाह चाहे तो बिना किसी बाधा के अपने शाही काम निपटा सके। कई बार बादशाह वहाँ अपने रातें भी बिताता था। हरम में एक पदानुक्रम था। बादशाह की पत्नी और उनके रिश्तेदार प्रमुख पदों पर होते, उनके नीचे हजारों औरतें होती, रखेले और दासियां। हरम का आकार इतना विशाल होता था कि दासियों और की उम्र बीत जाती, वे कभी बादशाह को देख तक नहीं पाती।